नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री सुशील सुरेखा, महामंत्री अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश के व्यापारियों और सरकार के बीच ठनी हुई है। वेट टैक्स के जो न्यू रिफॉर्म फॉर्म है, उसको लेकर व्यापारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है। सरकार चाहती है कि नए फॉर्म के आधार पर टैक्स रिटर्न भरा जाए। व्यापारी इससे सहमत नहीं है, वो परिवर्तन चाहते हैं। सरकार का बहुत साफ मकसद है कि टैक्स चोरी को रोका जाए। व्यापारियों की अपनी दलीलें हैं, वो कह रहे हैं कि इससे क्लरिकल काम बहुत बढ़ जाएगा और अगर हम 1 रुपये का बिल भी फाड़ेंगे और उसको अगर अपने टैक्स रिटर्न के साथ जमा कराएंगे तो हम व्यापार कब करेंगे, व्यवसाय कब करेंगे, हम केवल कारकुनी ही काम करते रहेंगे। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, असलियत क्या है और मध्य प्रदेश के खजाने को होने वाले नुकसान को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करेंगे हम श्री सुशील सुरेखा से। सुरेखा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार। सुशील जी, पिछले 15-20 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा समय से एक विवाद चल रहा है सरकार के बीच में, आपके बीच में, व्यापारियों के बीच में। दरअसल में आपकी शिकायतें क्या है, आपको परेशानी क्या है? देखिए, एक व्यवस्था चल रही थी 31 जून के पहले तक। रिटर्न का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता था, उस फॉर्मेट में हम लोग रिटर्न्स भर रहे थे। 1 जुलाई को बजट आया, उसके केवल 2 दिन पहले 28 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके उस रिटर्न का प्रारूप बदल दिया गया। हमारी शिकायत उस प्रारूप से है, उससे और दूसरी और कोई शिकायत नहीं। दूसरी शिकायत हमारी है ये प्रक्रिया की जो प्रवृत्ति है, इससे भी हमारी शिकायत है कि आप 1 जुलाई को बजट ला रहे हैं, 28 जून को अगर आप कोई नया नोटिफिकेशन ला के उसको बदल रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि वो बजट में ही लाया। प्रारूप क्या बदल दिया? प्रारूप में अभी जो किया है, अभी हम जो दे रहे हैं वो 40,000 से अधिक अगर व्यवहार होता है टर्नओवर एक क्वार्टर में किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ, 3 महीने में, एक क्वार्टर है 3 महीने में 40,000, मान्य मैंने आपको कुछ माल बेचा 10,000 का, 5,000 का, ऐसे करके 3 महीने में 40,000 हुआ, तो हमको आपका नाम देना है, टिन नंबर देना है, कितना माल बेचा वो देना है, उसकी रेट क्या है, केवल क्या परेशानी है? ये अभी की व्यवस्था है। ये व्यवस्था अब इन्होंने व्यवस्था क्या अब जो व्यवस्था कर दी है कि हम आपको जितने बिल बनाएंगे उन सब बिलों की एक एक बिल वार उसमें जानकारी देना है। और ये बिलवार जानकारी केवल जो अभी 5 जानकारियां हम दे रहे थे वैसा नहीं है, ये अब हमको 17 हेड पे देना है। यानी ये 5 चीज़ तो देना ही देना है, उसमें एक बहुत 12 और चीज़ें हैं, और जिसमें मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में कि जैसे वेट की शेड्यूल है कि कौन सी आइटम पे कितना रेट टैक्स लगेगा, उस शेड्यूल की जानकारी हमें उसमें भरना है कि हमारी कमोडिटी कौन से शेड्यूल में कवर होती है। ये वकीलों के लिए भी मुश्किल है। कई बार हमारे असेसमेंट में ये होता है कि हमारा ये एक मुद्दा है कि ये इस शेड्यूल में कवर होती है, सेल्स टैक्स ऑफिसर कहता है नहीं ये इसमें नहीं, इसमें होती है। अभी जो हो गई है व्यवस्था उसमें यह है कि ये 17 इस पे ये देना है, वैट का रिटर्न अलग देना है, एंट्री टैक्स का देना है, सेंट्रल सेल्स टैक्स का देना है, और इसमें करीब सभी में किसी में 15 किसी में 17 कॉलम हमको भरना है। तो कुल मिला के ये जो एक पर्टिकुलर बिल की करीब 60 तरह से हमको जानकारी देना है। नहीं सुरेखा जी, इसमें सरकार का पक्ष ये है कि वो आपसे जानकारियाँ इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। इसमें आपको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए अच्छे नागरिक के नाते। अच्छे नागरिक के नाते, अच्छे व्यापारी के नाते, चैम्बर का प्रतिनिधि होने के नाते हम हमेशा से सरकार को ये कहते आए हैं कि हम किसी भी कर अपवंचक को कभी भी नहीं बचाएंगे। हम कोई ऐसी व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे जिससे कर अपवंचन कम हो, किंतु अफसोस ये है कि ये जो व्यवस्था की गई है इससे कोई कर अपवंचन कम नहीं होगा। अभी जो व्यवस्था है उससे इसमें बेहतरी होगी, ऐसा नहीं है पुनीत जी। क्योंकि अभी जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सरकार से हमने पूछा था कि भाई आखिर आपका कारण क्या है। 15 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी जिसमें मंत्री महोदय ने हम सबको आमंत्रित किया था। उसमें मैंने पीएस से ये सवाल किया था कि आपका क्या कंसर्न है कि जो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज के जो डीलर्स हैं उनको जो वेट आपको मिलना है वो नहीं मिलता है। तो उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा जो मेजर कंसर्न है वो इनपुट रिबेट है। मैंने अगर ए ने बी को माल बेचा
तो ए ने जो वेट चार्ज किया है उसका मुजरा बी ले लेता है। ए ने वेट दिया है कि नहीं दिया है ये विभाग का काम है। बी ये नहीं तय कर सकता है कि ए ने वेट दिया है कि नहीं दिया। और इसमें निश्चित चोरी होती है कि एक कुछ डीलर्स ऐसे हैं कि जो वेट चुकाए बिना गायब हो जाते हैं। अब ये न बी की गलती है न सी की गलती है, ये गलती विभाग की है कि उन्होंने ए को रजिस्ट्रेशन क्यों दिया। इस तरह की पार्टी विभाग बाकायदा तहकीकात करता है कि किस पार्टी को रजिस्ट्रेशन देना कि नहीं देना। तो अगर ए गायब, फिर दूसरा मुद्दा ये है, मैं सीधा सीधा विभाग को दोषारोपण कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए गलती होती है उनसे, तो दूसरा मुद्दा ये है कि अभी जो हम जानकारी दे रहे हैं उसमें तो ये बात उनको मालूम ही है कि ए ने बी को कितने रुपए का माल बेचा। अब मान लीजिए ए कहता है कि मैंने बी को 1 करोड़ का माल बेचा और बी कहता ने क्लेम कर लिया इनपुट रिपेट 1 करोड़ 10 लाख का। तो जहाँ इस तरह का मिसमैच हो वो आप अवश्य पूछिए, निश्चित पूछना। देखिए सुशील जी, एक बहुत ही आम कंसेप्ट है, आम धारणा है जनता में। जनता देखिए आपके आंदोलन आप कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, गांधी जी को ज्ञापन दे रहे हैं, आप लोगों ने टैक्स रिटर्न फॉर्म जो फॉर्मेट नया है उसको जमा कराना बंद कर दिया है। लेकिन आम पब्लिक में कोई आपके प्रति सहानुभूति नहीं बन रही, आम पब्लिक आपसे जुड़ी भी नहीं है जी। हाँ। और उसकी वजह यह है कि आम पब्लिक ये मानती है कि भाई व्यापारी, क्षमा करें मैं कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, व्यापारी टैक्स चोर है। हाँ, बिल्कुल ऐसी धारणा बनी और वो ये टैक्स बचाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, इसलिए इनको जब भी कोई सरकार इनको कसती है तो ये एक तरह से ब्लैकमेल करने लगते हैं। आप जो कह रहे हैं कुछ हद तक वो सही है कि जनता में एक इस तरह का मैसेज गया हुआ है, वो किसने दिया, ये सरकार प्रोपोगेट करती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो सेल्स टैक्स की रेवेन्यू है लगभग 22,000 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश शासन की, उसमें से 98% रेवेन्यू वॉलंटरी कंप्लायंस से आती है। यानी हम जो रिटर्न भरते हैं, जो हम टैक्स देते हैं उससे आती है 98% रेवेन्यू। केवल 2% रेवेन्यू ऐसी है जो कि सरकार असेसमेंट से या रेट से या उससे लेती है। तो अगर व्यापारी चोर होता, अगर व्यापारी ये टैक्स चुराता तो 98%। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी। हाँ, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था कि व्यापारी चोर है। नहीं, आज भी कह रहे हैं। अभी आप रामविलास पासवान का वो था, उसका हमने बहुत जोरों से विरोध किया है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं होगी। मुझे किसी भी तबका, एक समाज का तबका बता दीजिए जहां पर कि इस तरह की गड़बड़ नहीं होती हो। मैं सबको कह रहा हूं, इवन जुडिशरी, हमारे नेता चोर नहीं है, हमारे अफसर चोर नहीं है, हमारी जुडिशरी में करप्शन नहीं है। आप बताइए। नहीं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि दूसरे के पाप गिनाने से अपने पाप कम हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो समाज के हर तबके में कोई ना कोई ब्लैक शिप रहेंगे, लेकिन ये कहना काली भेड़ आपके में भी तो आपने ज्यादा है। मैं नहीं, ये गलत है, ये सोच गलत है कि हमारी में ज़्यादा है, ये सोच गलत है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहना उचित नहीं होगा शायद, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जहाँ भी कर अपवंचन है उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को मिल रहा है, वो उसके व्यापारी के जेब में नहीं जा रहा है। अभी उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पुरानी व्यवस्था लागू हो जाए या नई व्यवस्था लागू हो जाए, हाँ। इससे आम आदमी को, आम उपभोक्ता को, आम ग्राहक को क्या लाभ हानि होने वाली है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर ये व्यवस्था लागू हुई, नई वाली व्यवस्था लागू हुई, तो देखिए व्यापारी चोर या जो कुछ आपको कहना वो बात बिल्कुल अलग है, पर व्यापारी व्यापार मुनाफे के लिए करता है, करना भी चाहिए, उसका धर्म है, वो करता ही क्यों व्यापार। तो अगर मुनाफे के लिए करता है और उसका खर्च बढ़ेगा तो क्या होगा? कीमतें बढ़ेंगी, महंगे दाम बढ़ेंगे। मैं अगर मेरी दुकान में मुझे अगर एक आदमी और रखना पड़ा, या मुझे टैक्स कंसल्टेंट को वो जो आज फीस दे रहा है उससे अगर 10 गुनी मांगी या 5 गुनी मांगी, तो वो किसके ऊपर जाएगा? उपभोक्ता के ऊपर। निश्चित बात है, मैं उसको मेरे प्रॉफिट में से कम नहीं करूँगा। मेरे को जो मुनाफा चाहिए मेरा घर चलाने के लिए वो तो मैं लूँगा, मैं मेरा वाजबी मुनाफा लूँगा, तो खर्चा बढ़ेगा। अगर खर्चा बढ़ेगा तो दाम बढ़ेंगे। तो ये अगर उपभोक्ता सोच रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में इन दिनों व्यापार करना कठिन हो गया है? मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। मैं आपको वर्ल्ड बैंक के कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान में व्यापार करना कितना मुश्किल है
एक वर्ल्ड बैंक की सर्वे है, उन्होंने 189 कंट्रीज़ का सर्वे किया है और उसमें हमारा देश 143 पे है। और अगर मध्य प्रदेश का निकाला जाएगा तो शायद 189 के पीछे चला जाएगा। ये हालत हमारे यहाँ है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी हर साल इन्वेस्टर्स मीट करते हैं, बम्बई जाके उद्योगपतियों को इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए। दूसरी तरफ हमारे ही एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह की व्यवस्थाएं करते जा रहे हैं जिससे व्यापार करना दिन ब दिन दूभर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या कठिनाई है आपको? मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें, वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश देखिए पहले तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो जब वो 143 आता है तो हम उसमें हिस्सा है। इसके बाद में ये जो कानून हमारे यहाँ अभी जो बनाने जा रहे हैं या कुछ और व्यवस्थाएं जिनका हमने विरोध किया, जिनको हटवाया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कहना कुछ और होता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापारी अगर टैक्स दे रहा है तो वो स्टेक होल्डर है। पुनीत जी, हम सरकार को जो भी टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं वो वी आर ए कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। हम उपभोक्ता से लेते हैं और सरकार को देते हैं। ये काम हम उनका मुफ्त में कर रहे हैं। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, मुझे पता नहीं कि आपको ये बात पता होगी कि नहीं, जब मध्य भारत था और शुरू 1956 में जब सेल्स टैक्स लगा था तो 2% कमीशन दिया जाता था व्यापारी को टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जी हाँ, और आज बहुत तो पुरानी बात हो गई। जी हाँ, मिशीलाल जी गंगवाल और उस जमाने की बात मैं कर उस रहे हैं। जमाने का आदमी हूँ इसलिए वो बात कर रहा हूँ। लेकिन आज तो हालत ये है कि हमको उल्टा प्रताड़ित किया जा रहा है, टैक्स पेयर को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम एक और बात बताता हूँ आपको कि ये जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं ये हम हमारे बिल पे लगाते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री का या बड़े कस्टमर का पेमेंट 90 दिन में आता है, 60 डेज में आता है। हमको हर महीने टैक्स भरना पड़ता है। तो व्यापारी अपने जेब से टैक्स भर रहा है, व्यापारी और उद्योगपति। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब 8 साढ़े 8 हजार करोड़ का टैक्स इंदौर से जमा जी होता है, हाँ, 22,000 करोड़ का टैक्स पूरे मध्य प्रदेश से जमा होता है। और आपकी अगली योजना ये है कि आप अभी तो फॉर्म जमा कराना बंद किए और अगली आपकी योजना ये है कि आप टैक्स जमा कराना बंद कर देंगे। एक भले नागरिक होने के नाते आपको नहीं लगता कि आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अराजकता में धकेल रहे हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न फिर से बहुत मौजूद है और यही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है कि जब तक इस तरह का कोई काम नहीं करो, जब तक आप कोई अराजक आंदोलन नहीं करो, तब तक वो सुनती नहीं है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि हमारा आंदोलन 5 जुलाई से चल रहा है, आज 31 तारीख है। हमने आज के पहले तक एक भी इस तरह का काम नहीं किया और हमने ये कहा कि हम केवल रिटर्न नहीं भरेंगे, हम सरकार को रोकना नहीं चाहते, हम प्रगति के पहिए नहीं रोकना चाहते, हम चाहते हैं सरकार काम करती रहे, इसलिए हम टैक्स भरेंगे। हमने टैक्स भरा है आज तक। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो आप बताइए कि इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? देखिए, आप एक आम कंसेप्ट भी है कि व्यापारियों को ये माना जाता है कि व्यापारी भाजपा को पसंद करते हैं, भाजपा की सरकार को पसंद करते हैं, भाजपा के समर्थक होते हैं। व्यापारियों के बारे में एक आम धारणा है। और एक ज़माने में तो भारतीय जनता पार्टी को बनियों की पार्टी कहा जाता था। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो ये कहती रही है कि वो व्यापारियों की समर्थक है और जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो व्यापारियों को लाभ होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति दूसरी हो रही है। व्यापार लगातार कठिन होता जा रहा है, जैसे कि आपने अभी कहा। व्यापारियों और सरकार के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। अधिकारियों की, इसके पहले इस विभाग में जब AP श्रीवास्तव थे तब भी आप लोग नाखुश थे, अब जब प्रमुख सचिव AK राय साहब आ गए हैं तब भी आप नाखुश हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब वो वाली बात नहीं रही जो एक हनीमून पीरियड होता था भाजपा और व्यापारियों का, वो अब कहीं खत्म हो गया है और अब इसमें नौकरशाह इतनी आ गई है कि अब वो भाजपा और व्यापारियों के बीच में दूरी ला रही है? देखिए, ये कहना तो बिल्कुल कहा ही जाता रहा है और अभी भी कहा जा रहा है कि भाजपा व्यापारी समर्थक पार्टी है, बल्कि भाजपा का जो बेस है वही व्यापारियों से शुरू हुआ, ये कहा जा। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उसका केवल परमानेंट इंटरेस्ट होता है। जिसने ज़्यादा चंदा आप कांग्रेस की तुलना में भाजपा को देते रहे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे लड़ते रहे हैं और जो भी की बात हो रही ऐसा नहीं है। शायद मेरे ख्याल से व्यापारी दोनों पार्टी को चंदा देता है, तीसरी को भी देता है। आपको भी दिया होगा व्यापारी ने चंदा, मजबूरी तो चंदा देना एक बिल्कुल अलग बात है। पर ये यहाँ तक सही है कि
ऐसा एक जनरल कंसेप्ट बन गया है पूरा प्रदेश में ही नहीं देश में कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी। लेकिन जब जैसा व्यापारी का यह है कि जो पार्टी है नेचुरली उसको उससे अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना है, उसी तरह से जो पार्टी राज्य करती है उसको भी अपनी कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं। वो आप व्यापारियों को अगर मान लीजिए व्यापारी की भी होती तो उनको कोई खुला नहीं छोड़ देगा वो। लेकिन ये जो आपका कहना है कि हमको एपी श्रीवास्तव से दिक्कत थी या इनसे राय साहब से दिक्कत, ऐसा नहीं। हमको व्यवस्था से दिक्कत है। कोई भी हो वो हमारे मित्र भी होंगे, और अगर गलत व्यवस्थाएं आती है तो उन व्यवस्थाओं से हमको दिक्कत है। हमें कोई भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी आदमी से मुख्यमंत्री एक और ये कहते हैं कि खेती को वो लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं। बालिकाओं को लेकर वो बहुत संवेदनशील हैं, महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, किसानों को लेकर संवेदनशील हैं, और उनकी एक छवि बनी है शिवराज सिंह जी की कि वो बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी। लाडली लक्ष्मी योजना और अन्नपूर्णा योजना और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब व्यापारी की बात आती है जी, तो क्या लगता है आपको कि बाकी सब जगह संवेदनशील बने रहना है इसलिए आपका गला दबाया जा रहा है? ये केवल शिवराज सिंह जी के लिए ऐसा कहा जाए ये तो मैं उचित नहीं मानता। मेरा ऐसा ख्याल है कि व्यापारी हमारी स्वाधीनता के बाद से ही सबसे निरीह प्राणी रहा है। हर सरकार व्यापारी को दबाती आई है क्योंकि हम संगठित नहीं थे, और कई बार व्यापारियों में अभी तक ये था कि एक का इंटरेस्ट दूसरे के अगेंस्ट था तो जुड़ते नहीं थे। इसलिए व्यापारी हमेशा न केवल इसमें पूरे 60-65 साल का आप इतिहास देख लीजिए, हमारे टैक्सेशन लॉज दिन ब दिन कठिन होते गए। हर बार सरकार कहती है सरलीकरण करेंगे और हर बार और कठिन हो जाता है। नहीं, उसके वजह देखिए उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं। आप लोग अपने जो काली भेड़ की आप बात कर रहे थे वो आप लोग चिन्हित नहीं करते। चिन्हित आपको तो होता है, आपको पता रहता है कौन टैक्स चोरी कर रहा है। मार्केट में बैठे हो आपको सब पता है कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आप कभी उसको ओपन नहीं करते। और नतीजा ये निकलता है कि जब आप एक चोर है, दो चोर है, 2% व्यापारी ऐसे होंगे जो दिग्विजय सिंह की भाषा में चोर हैं। अंठ्यानू तो नहीं है, लेकिन अंठ्यानू भी उसमें चोर कहलाने जगह वो सरकार का रवैया आप शिकंजा कसता जाता है। देखिए, एक तो मुझे इस बात से सख्त एतराज़ है। हम तो ये कहते हैं कि जो व्यापारी कर अपवंचन करता है वो व्यापारी ही नहीं है, वो ऐसा असामाजिक तत्व है जो व्यापार में घुसाया है। और ये आपका कहना सही है कि हम उसको चिन्हित नहीं करते, हम उसको हमारा काम ही नहीं मानते। ये काम सरकार का है कि वो जो भी कर अपवंचक है उनको पकड़े, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमसे ज्यादा जानकारी वही प्रक्रिया तो हो रही है, उसी को पकड़ने की तो कोशिश सरकार कर रही है। आप आपत्ति ले लेते हैं, विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप संगठित होकर उसको सरकार पे दबाव बना देते हैं। यही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इस प्रक्रिया से सरकार उन लोगों को पकड़ जाएगी जो कि कर अपवंचन कर रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि स्पीकर है, संवैधानिक पद है, वो आपके समर्थन में है जी। कई सारे विधायक आपके समर्थन में है, तो क्यों मैक्सिमम विधायक आपके समर्थन में? नहीं, क्यों? इसलिए कि आप चंदा देते हो उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सही हैं, इसलिए कि हम सही हैं। क्योंकि वो चुनाव आपके बिना जीत नहीं सकते। नहीं, आपने चंदा दिया हुआ तो आपके यहाँ में मिला रहे हैं। नहीं पुनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जनता आपके साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो चुनाव तो जनता जिड़ाती है। खाली व्यापारियों से, व्यापारियों के कितने % वोट हैं? तो हम चुनाव तामझाम उनको चाहिए, रैली और भाषण और सभाएं और मंच, वो तो आपके और अभी तो चुनाव 5 साल आगे। साहब, पॉलिटिशियन कोई 5 साल आगे की बात करता है? वो तो अभी 4 साल रांधेगा, 5वें साल हाथ जोड़ेगा। मतलब रांध रही है आपको शिवराज सिंह सरकार, रांध रही है। अभी तो जो परिस्थिति बनी है, और हमारा अफसोस की बात है कि बहुत चेष्टा करने के बाद भी हमको मुख्यमंत्री जी से समय नहीं मिला। हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी से अगर ये बात होगी तो हमारी बात। वित्त मंत्री तो आपके पक्ष में दिख रहे हैं। वित्त मंत्री पूरी तरह से पक्ष में थे, उसके बाद नहीं हुआ, तो यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा क्यों हुआ? वित्त मंत्री खुद व्यापारी है ना, जयंत मलैया तो खुद जेएनए व्यापार करते हैं। वो केवल व्यापारी नहीं, वो एक समझदार आदमी भी है। यानी व्यापारी होने के कारण आपके पक्ष में बोलते हैं इसलिए समझदार है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो समझदार आदमी है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और उन्होंने उस दिन जो हमारी बात वहाँ हुई है साहब, पूरे प्रदेश से लोग आए थे। और एक बड़ी अलग बात इस बार हुई है जो कि आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई, कि कर सलाहकार भी हमारे साथ हैं। क्योंकि कर सलाहकार भी ये समझते हैं कि ये जो व्यवस्था है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट की क्या राय है? देखिए, उनका प्रमुख सचिव की अपनी एक राय है कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट का जो मुझे अंदर खाने की खबर है, हाँ, कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट को भी लगता है कि ये फॉर्म ठीक नहीं है। मैं आपको ये तो यहाँ खुले मंच पे बोलना मेरे लिए शायद उचित नहीं होगा,
नहीं, बोल दीजिए। हम लोग आप तो जो बहुत बोल रहे स्वतंत्र हैं, बात आप करते जो हैं। बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी जो जो सेल्टेक सूचना से है, कई सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि सिवाय इससे कागजी कार्रवाई के अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ना। केवल कारकुनी बढ़ेगी। हाँ, इसका एक फायदा हो सकता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये निश्चित मैं कह देता हूँ। वो आपके वहाँ रखेंगे। लेकिन वो जो आपकी दुकानों पे जो लोग काम कर रहे हैं, जी। उन कर्मचारियों को कहना है कि सेठ कोई नया आदमी नहीं रखने वाला, हमारा ही लोड बनाने वाला है। शायद कर सलाहकारों को भी ऐसा ही लगता है कि भैया ये आ गया तो इतना लोड बढ़ेगा और ये फीस तो मेरी 4 गुनी करने वाला नहीं है, हद से हद 1000-2000 बढ़ा देगा। तो इसलिए वो भी सोचते हैं कि भाई हम भी वैसे कर सलाहकार। ये मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है सुशील जी। आज 22,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को आप लोगों से आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारा ओवरड्राफ्ट है, बहुत सारा कर्जा है। हाँ। और शिवराज जी की जिस तरह की छवि है, लोक लुभावन घोषणाएं करने की, लगातार वो घोषणाएं करते आ रहे हैं। हाँ। ऐसे में अगर आप लोगों का जिद बढ़ती है तो मध्य प्रदेश को कितना नुकसान होगा, इस पर भी आप चिंतन कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हमको उसकी चिंता थी, इसीलिए हमने ये कॉल दिया कि हम टैक्स भरेंगे, केवल रिटर्न नहीं भरेंगे। रिटर्न नहीं भरने से सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब आप 5 अगस्त को बंद करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप बताइए। एक दिन जो बंद होगा उससे कितना नुकसान होगा कारोबार का और टैक्स का? निश्चित होगा। पर अगर सरकार सुनती ही नहीं है, हमने कोई कम समय नहीं दिया, हम तो बहुत शालीनता से, हमने कोई धरना नहीं दिया, हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया आज के पहले तक। आज पहली बार प्रदर्शन करना पड़ा, जबकि हमको खुद को ये ध्वनि आई कि तुम ऐसे कागज़ भेजते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और ये होता आया है कि सरकार तब तक नहीं सुनती। वो कहते हैं मुख्यमंत्री आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बीच में तो मुख्यमंत्री थे नहीं यहाँ, और शायद मलैया जी ने जब इसकी घोषणा करी तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सलाह करके इसकी घोषणा करी। बीच में तो मलैया जी ने कह दिया था कि आपकी बात मान ली गई है, फिर क्या परेशानी हुई? नेक्स्ट डे ये हमको पहले दिन 15 जुलाई को जब गए थे तो पहले मलैया जी ने सभा में ये घोषणा की थी कि हम इसका बता देंगे सोल्यूशन। हमने कहा नहीं साहब, फिर कब तक बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी 5:15 बजे, घड़ी देख के मुझे समय याद है, अभी 5:15 बजे, हम 8:30 बजे तक बता देंगे। हम लोग वहाँ रुके रहे। बाद में वहाँ उषा ठाकुर जी थी, गोपी नीमा जी थे। उन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग जा सकते हैं, हमारी बात हो गई है, लेकिन मलैया जी सीएम से पूछ के इस बारे में बताएंगे, क्योंकि उनको बताना ज़रूरी। दूसरे दिन सुबह हमें मैसेज मिला कि मलैया जी ने सीएम से मुलाकात की और उन्होंने हाँ कहा है कि इसको वापस ले लो। अखबारों में आ गया कि इसको निरस्त किया जा रहा है। सारे अखबार में बाकायदा जो शब्द वापरा है वो निरस्त है। हमारा कहना यही है कि आप इतनी बड़ी, क्या नौकरशाही मुख्यमंत्री पर भारी है, मंत्री पर भारी है? देखिए, ये तो इसका तो अंदाज आप भी लगा सकते हैं कि अभी जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। मंत्री ने कह दिया, मंत्री ने आपको आश्वासन दे दिया, विधायक गवाए, पूर्व विधायक गवाए, लेकिन आदेश नहीं निकला। मतलब माना जाए कि प्रमुख सचिव मंत्री से ज्यादा आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी जो वातावरण बन रहा है उसमें ऐसा लग रहा है। ये वाकई ऐसा है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। पॉलिटिशियंस, मंत्री ने कहा ना आपसे कि निरस्त कर दिया है। मंत्री जी ने, यानी हमसे तो उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि 8:30 बजे मैं जवाब दूंगा। सुबह दूसरे दिन आपसे हमको बिल्कुल, यानी मंत्री जी से खुद से बात नहीं हुई, लेकिन उनके जो लोग हैं, विधायक हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ, प्रेस रिलीज जारी हुई, प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसने कोट किया है मंत्री जी को कि ये निरस्त कर देंगे हम। फिर क्यों नहीं हो रहा, ये हमारी समझ से परे है। मतलब अगर ये माना जाए, मतलब मैं जो इसका आपकी बात का अर्थ लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ कि आपका झगड़ा सरकार से नहीं है, नौकरशाही से है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तय है। ये तो दिख ही रहा है, सामने है कि सरकार से, क्योंकि सरकार ने तो हमारी बात मान ली, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है। मैं एक कहता हूँ कि साहब वो वहाँ हमारी 504 या ऐसा कुछ कमरा नंबर है, उसमें सभा होती है, जब भी होती है वल्लभ भवन में, इस तरह की बड़ी सभा है, वेट कमेटी की मीटिंग भी होती है। और मैंने एक बार ये कहा था कि साहब यहाँ जो निर्णय होते हैं वो वल्लभ भवन के गलियारों में घूमते घूमते कहाँ दम तोड़ देते हैं पता नहीं चलता है। अच्छा, आप तो बरसों से व्यापार कर रहे हैं, बरसों से व्यापारियों के नेता हैं, पदाधिकारी रहे, पदाधिकारी रहे तो नेता ही हैं। हाँ। और आप मध्य भारत की बात आपने की थी, मैं आपसे बहुत साफ को ही जाना चाहूँगा कि अगर व्यापारिक नज़रिए से देखें आप, तो कांग्रेस सरकार आपके लिए बेहतर थी या ये शिवराज जी की सरकार बेहतर लग रही है आपको? दोनों ही सरकारें, जैसा कि मैंने कहा, व्यापारियों के लिए कभी सरकार बहुत अच्छी नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि व्यापार, आप उनके अंडे देने वाली मुर्गी हो ना साहब, आपको कैसे छोड़ दें? नहीं वो सही है, लेकिन व्यापारियों के लिए सरकार
हमने तो, मैंने आपसे पहले ही कहा कि व्यापारी न कांग्रेसी होता है, न बीजेपी का होता है, न किसी और नई पार्टी का होगा। व्यापार को अपने व्यापारी, उसका व्यापार सुचारू रूप से चल सके, उसमें व्यवधान नहीं आए, केवल उसका इतना उद्देश्य होता है जब वो व्यापारी। सुरेखा जी, अगर बंद आपने किया और आपकी बात नहीं मानी गई जी, तो फिर क्या करने वाले? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? हम शायद अनिश्चितकालीन बंद करेंगे, शायद ऐसा। टैक्स देना, टैक्स नहीं देंगे? अभी तो नहीं देंगे। अब अगर इस नए फॉर्मेट में टैक्स नहीं देंगे? अब 1 अगस्त के बाद, अभी तक का तो दे चुके हैं हम लोग। 1 अगस्त के बाद टैक्स नहीं देंगे? अभी तो हमारी यही बात है कि हम टैक्स देना भी बंद कर देंगे, रिटर्न तो भरना बंद कर ही रहे हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और सरकार ने आपके ऊपर एस्मा लगाकर आपको बंद करना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे? जाएंगे दमन की। अगर देखिए, एक सरकार की भी एक सीमा होती है और हमारी भी सीमा है। हमने हमारी सीमा लांघ दी, हम नहीं लांघना चाहते थे, हम नहीं करना चाहते थे इस तरह की कोई भी बात। आप मानते कि आप अपनी सीमा लांघ चुके हैं? हमको मजबूरी हो गई ना, मजबूरी हो गई, हमने नहीं लांघी ना। आप, मैं कह रहा हूँ 5 तारीख से आज 31 तारीख है, आप कितने दिन संतोष रखेंगे? और ऐसी चीज़ जिसको सरकार मान चुकी है और प्रशासन नहीं मान रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार जिस चीज़ को मान चुकी है उसको प्रशासन नहीं मान रहा है। क्या सरकार पर नौकरशाही हावी है? क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्री की नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की चलती है? यही सवाल आज मध्य प्रदेश के व्यापारी कर रहे हैं कि जब उनकी बातें, उनकी मांगें वित्त मंत्री ने लगभग मान ली थी तो अभी तक आदेश क्यों नहीं निकला? सुरेखा जी कहते हैं कि वो मर्यादा लांघ चुके हैं। व्यापारी अब आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए तय कर चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। मजबूर हैं। और अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिया तो वो टैक्स जमा नहीं करेंगे। वक्त बताएगा कौन झुकेगा, कौन जीतेगा, लेकिन इतना तय है कि अगर व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया तो मध्य प्रदेश की खस्ता हालत खस्ता तर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज नहीं तो कल नगर निगम के चुनावों में व्यापारियों की नाराजगी की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा SR मध्य प्रदेश। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे और ताज़ा तरीन खबरों के साथ।